हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फार्मेकोकाइनेटिक के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। इसका एक पार्ट हो चुका है जिसमें हम लोगों ने पढ़े थे इसके थ्योरी और बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा, फिर उसके बाद इस पार्ट को देखिएगा, इसलिए कि बहुत सारे टर्म्स और बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हमने पीछे पढ़े हैं वो टर्म्स यहाँ पे आएंगे, तो हम उसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे। जो न्यू टर्म्स आएंगे, नई बातें आएंगी, उसी को हम यहाँ पे बताएंगे, इसलिए उस वाले पार्ट को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बायो अवेलेबिलिटी। क्या है बायो अवेलेबिलिटी, क्या होती है, इसको बोलते हैं, इसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है। तो बायो अवेलेबिलिटी क्या है, आपने डेफिनेशन मैंने पढ़ाया था आपको, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ डोज रीचिंग सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। यानी दवा हमने खाया तो उसमें दवा का जो पोर्शन हमारे क्या कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच रहा है बिना चेंज हुए, या कह सकते हैं कि एक्टिव फॉर्म में, तो उसको हम लोग बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट पास इफेक्ट अकर्स मेनली इन। जो फर्स्ट पास इफेक्ट होता है वो कहाँ पे होता है, तो ये भी हमने समझाया था आपको। फर्स्ट पास इफेक्ट क्या होता है, लीवर में जाके दवा क्या है डिग्रेड हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है, तो वो कहाँ पे होता है, तो वो किस में होता है, मेनली हमारे लीवर के अंदर और इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर। ज़्यादा यहाँ पे होता है और कम यहाँ पे होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कैलकुलेटेड एज। ये कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, इसका फॉर्मूला क्या है। अब ये मैं बताऊंगा नहीं, इसलिए कि मैं बहुत इसको चीख के फर्स्ट पार्ट में मैंने समझा दिया है। ठीक है, तो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है, तो यह है डोज, यहाँ पे वी डी इज इक्वल टू डोज अपॉन प्लाज्मा कंसेंट्रेशन। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन है हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग लीड्स। ये कह रहे हैं कि अगर हमारे क्या कहते हैं दवा हमने कोई खाया और ब्लड में जाने के बाद वो दवा क्या है, प्लाज्मा में जो प्रोटीन है, यानी ब्लड के अंदर जो प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन है और अल्फा वन ग्लाइको प्रोटीन है, या कोई प्रोटीन है, नाम याद नहीं आ रहा है, तो उसके साथ में बाइंड हो रही है बहुत ज़्यादा। अगर तो उसकी वजह से क्या होगा, समझ रहे, बाइंडिंग लीड्स टू, उसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज फ्री ड्रग, उससे फ्री ड्रग बढ़ जाएंगे, या डिक्रीज फ्री ड्रग्स कम हो जाएंगे, नो चेंज या इमीडिएट एक्सक्रीशन। तो राइट आंसर हो जाएगा डिक्रीज फ्री ड्रग। इसलिए कि जब प्लाज्मा प्रोटीन के साथ में दवाएं बाइंड कर लेंगी तो फ्री ड्रग बहुत कम बचेंगी। ठीक है ना, और उससे दवा का इफेक्ट भी कम हो जाएगा, लेकिन दवा का इफेक्ट लंबे समय तक बना रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा फेज 1 मेटाबॉलिज्म मेनली इन्वॉल्व्स इन। अब ये आपको पढ़ाया था मैंने कि मेटाबॉलिज्म क्या है, 2 फेज में होता है, तो ये कह रहे हैं फेज 1 वाला कहाँ पे होता है। अच्छा, फेज 1 में क्या होता है, मेनली क्या होता है फेज 1 वाले मेटाबॉलिज्म में, तो वहाँ पे मैंने 3 चीज़ें बताई थी, और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन 3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी। वो 3 चीज़ें क्या हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलाइसिस। ये मेटाबॉलिज्म के फेज 1 में होता है। ठीक है, उसके अलावा साइक्लाइजेशन और डिसाइक्लाइजेशन भी होता है। और ये सारा कुछ क्यों होता है, ताकि दवा को चेंज कर दिया जाए इनएक्टिव करने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा फेज 2 मेटाबॉलिज्म इज मेनली। फेज 2 मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, तो इसमें देखिए कई सारी चीज़ें, ये सब तो क्या कहते हैं फर्स्ट वाले के हैं। तो सेकेंड में क्या होता है, कॉन्जुगेशन रिएक्शन होता है, उसमें कोई ग्रुप्स वगैरह, फंक्शनल ग्रुप वगैरह जोड़ दिए जाते हैं और दवा को क्या बनाया जाता है, लिपोफिलिक, ठीक है ना, सॉरी हाइड्रोफिलिक बनाया जाता है, यानी पानी में घुलने वाली हो जाए वो। अगला क्वेश्चन है हमारा साइटोक्रोम P450, साइटोक्रोम P450 इंजाइम्स आर लोकेटेड इन। ये कहाँ पे होते हैं, ये मेटाबॉलिज्म वाले इंजाइम है, और मेनली ये कहाँ पे काम करते हैं, फेज 1 में। और ये इंजाइम कहाँ पे पाए जाते हैं, तो देखिए कई सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे, तो राइट आंसर हमारा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे ये पाए जाते हैं। ठीक है ना, इस कोई भी हमारा सेल होता है तो उसमें एक ऑर्गेनल होता है, एक जगह होती है, आप कह सकते हैं एक कंपोनेंट होता है उसके अंदर पाया जाने वाला, उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वहाँ पे पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है इंड्यूसर्स ऑफ CYP450 कॉजेज। ये CY450 के जो इंड्यूसर हैं वो क्या करेंगे, यानी वो दवाएं जो इसको इंड्यूस करवा रहे हैं, यानी इसको आप ये कह सकते हैं इसको एक्टिव करवा रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं, तो उनकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज मेटाबॉलिज्म, वो मेटाबॉलिज्म को कम करेंगे, या इंक्रीज ड्रग लेवल, या ड्रग लेवल को बढ़ा देंगे, या इंक्रीज मेटाबॉलिज्म को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो ये राइट आंसर है। इंड्यूसर क्या करेंगे, इस वाले इंजाइम के इंड्यूसर मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देंगे, इसलिए कि इसको एक्टिव करेंगे, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, या इसका नंबर बढ़ाएंगे, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी उसमें। अगला क्वेश्चन है इनहिबिटर्स ऑफ
YP450 कॉजेज। अब इनहिबिटर्स हैं जो इसको इनहिबिट कर दे रहे हैं, तो क्या होगा, तो मेटाबॉलिज्म उसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन हमारा हाफ लाइफ डिपेंड्स ऑन। हाफ लाइफ आपने पढ़ा कि हाफ लाइफ एक मतलब ऐसी कंडीशन है जिसमें दवा क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद आधी रह जाती है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि किस पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे है डोज ओनली, क्लियरेंस एंड वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा है प्रोटीन बाइंडिंग ओनली, और चौथा है एब्जॉर्प्शन ओनली। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें बी, क्लियरेंस यानी कितनी ज़्यादा बॉडी से बाहर निकल रही है, और दूसरा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कितना ज़्यादा टिश्यूज़ के अंदर दवा हमारी पहुंची हुई है, ठीक है। तो इस पर क्या है, डिपेंड करता है हाफ लाइफ। अगला क्वेश्चन है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स मीन्स। जीरो ऑर्डर काइनेटिक का मतलब क्या होता है, ये यहाँ से आपके लिए न्यू टर्म है, तो इसको बताएंगे। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक का मतलब होता है कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड इन ए फिक्स टाइम। मान लीजिए इसका मतलब क्या है कि एक खास टाइम के अंदर दवा की मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट बॉडी से बाहर निकलती है, उसको क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर काइनेटिक। कि एक घंटे के अंदर, एक आवर के अंदर कहा कि हर 10 आवर में 10 mg दवा क्या है बॉडी से निकल रही है। तो मान लीजिए 100 mg हमारे पास है, तो पहले आवर में कितना, फर्स्ट आवर में देखें तो कितना 100 mg है, तो दवा कितनी निकल जाएगी, 10 mg निकलेगी, तो बच जाएगा 90 mg बॉडी हमारे। फिर उसके बाद दूसरे घंटे में देखेंगे तो इस 90 में से 10 mg निकल जाए तो बच जाएगा 80 mg। तो इस तरीके से हर आवर में 10-10 mg फिक्स अमाउंट ऑफ ड्रग, परसेंटेज नहीं है यहाँ पे कि 10% 5% नहीं, फिक्स अमाउंट ऑफ ड्रग 10 mg 20 mg जो भी हर घंटे के अंदर उतना निकले जब, या वो जो भी यूनिट हो टाइम का, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जीरो ऑर्डर काइनेटिक। तो देखिए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट अमाउंट एलिमिनेटेड। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसमें, कांस्टेंट अमाउंट एलिमिनेटेड। जीरो ऑर्डर काइनेटिक का मतलब है ड्रग विद हाई लिपिड सोल्युबिलिटी हैज। ये कह रहे हैं कि वो दवा जो कि क्या कहते हैं, जिसकी सॉलिड लिपिड सोल्युबिलिटी ज़्यादा है। लिपिड सोल्युबिलिटी मतलब जो लिपोफिलिक है, लिपिड के अंदर ज़्यादा सोल्यूबल है, और इसका एक चेक मतलब टेस्ट भी होता है, ठीक है ना। तो पता चल जाता है कि कौन सी दवा मतलब लिपिड सोल्यूबल है, कौन सी दवा क्या कहते हैं मतलब वाटर सोल्यूबल है। तो जो दवा क्या कहते हैं लिपिड सोल्यूबल है, ज़्यादा सोल्युबिलिटी उसकी लिपिड में है, तो उसके अंदर क्या खासियत होगी, तो लो वीडी होगी, या लो हाई वीडी होगी, या नो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या रीनल क्लियरेंस ओनली, या सिर्फ वो रीनल के ज़रिए से बाहर निकलेगा। तो राइट आंसर हमारा क्या है, हाई वीडी। उसका वीडी क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, यानी जाके फैट टिश्यूज़ के अंदर वो दवा स्टोर होती रहेगी, समझ रहे, और फ्रीली काम करने के लिए कम बचेगी। अगला क्वेश्चन हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन डिपेंड्स ऑन। ये कह रहे हैं कि जो किडनी के अंदर जाके दवा हमारी फिल्टर होती है फिर वहाँ से बाहर निकाली जाती है, तो किस पे डिपेंड करती है, प्रोटीन बाइंडिंग पे ओनली, या फ्री ड्रग ओनली, या मेटाबोलाइट्स ओनली, या एक्टिव सेक्रेशन, किस पे मतलब डिपेंड करती है। तो राइट आंसर हमारा फ्री ड्रग ओनली। जो दवा फ्री है वही जाके वहाँ पे मतलब फिल्टर आउट होगी, और जो प्रोटीन के साथ में बाइंडेड है, या क्या कहते हैं फैट के साथ में बाइंड की हुई है, तो वो दवा क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से फिल्टर आउट नहीं होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ट्यूब्यूलर सिक्रेशन अकर्स। अब ये क्या है, ट्यूब्यूलर सिक्रेशन क्या है, तो ये भी समझिए कि फिल्ट्रेशन जो होता है, तो वहीं पे एक चीज़ ये भी है, ट्यूब्यूलर सिक्रेशन, ट्यूब के ज़रिए से क्या है मतलब फिल्टर हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ट्यूब में कहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है, ग्लोमेरुलस में, या प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स में, या लूप ऑफ हेनली में, या डिस्टल ट्यूब्यूल में। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स। अब आप किडनी का जब पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे, फार्माकोलॉजी में आपको पढ़ाया था मैंने, आप पता नहीं याद है नहीं याद है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि मतलब यहाँ से देखते हैं तो डिस्टल होता है, फिर लूप ऑफ हेनली होता है, फिर प्रोक्सिमल होता है। तो इस तरीके से डीसीटी, पीसीटी और लूप ऑफ हेनली होते हैं। तो क्या कहते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रेशन, या आप कह सकते हैं फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है, तो प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स के अंदर, ठीक है, उसके ज़रिए से होता है। और ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पे, रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीजेज व्हेन ड्रग इज। ये कह रहे हैं कि ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है जब दवा होती है। अब ये ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, तो फिल्ट्रेशन में होता क्या है कि दवा ये फिल्टर हो गई, मान लीजिए हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, यहाँ से फिल्टर होकर दवा इसमें आ गई ट्यूब के अंदर, फिर यहाँ से क्या होती है, हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं इधर उधर फैले रहते हैं, तो यहाँ से फिर से वापस में ब्लड में चली जाती है वो दवा, तो इसी को बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। फिल्टर आके हो गई तो फिल्ट्रेशन हो गया, फिर वहाँ से वापस चले जाते हैं, रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज
बढ़ता है कब? जब दवा कैसी होती है, आयोनाइज्ड हो या लिपिड सोल्यूबल हो या प्रोटीन बाउंडेड हो या लार्ज मॉलिक्यूल हो। तो जब लिपिड सोल्यूबल दवा होती है तो वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाती है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, वीक एसिड्स आर बेटर एब्जॉर्ब्ड इन। जो क्या कहते हैं वीक एसिड की नेचर वाली दवाएं होती हैं तो वो कहाँ पे ज़्यादा मतलब एब्जॉर्ब होती हैं, एसिडिक पीएच में या बेसिक पीएच में या नेचुरल ओनली या न्यूट्रल, सॉरी नेचुरल पढ़ा मैं, न्यूट्रल ओनली या नॉट एब्जॉर्ब या वो एब्जॉर्ब नहीं होती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वीक एसिड है तो वो एसिडिक पीएच के अंदर क्या है अच्छे से एब्जॉर्ब होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, जो वीक बेसेस हैं यानी ऐसी दवाएं जो बेसिक नेचर की हैं, बहुत ज़्यादा बेसिक नहीं है, तो वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होंगी? तो क्या कहते हैं जहाँ पे उनको अल्कलाइन इन्वायरमेंट मिलेगा यानी बेसिक इन्वायरमेंट मिलता है तो वहाँ पे वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होती हैं। ठीक है, अब ये कहाँ पे होता है ये वाला इन्वायरमेंट? तो ये होता है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, और एसिडिक इन्वायरमेंट कहाँ पे होता है? वो हमारे स्टोमक के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटेरोहेपेटिक्स रिसाइकलिंग इंक्रीजेस। ये कह रहे हैं कि इंटेरोहेपेटिक रिसाइकलिंग जो एक प्रोसेस है ये इंक्रीज करता है, बढ़ाता है किस चीज़ को? तो पहले ये समझिए कि इंटेरोहेपेटिक होता क्या है, ये रिसाइकलिंग या सर्कुलेशन भी बोलते हैं। तो देखिए, दवा हम लोग खाते हैं तो नॉर्मली क्या होता है वो मेटाबोलाइज हो जाते हैं लीवर के अंदर और किडनी के रास्ते बाहर निकलते हैं। लेकिन कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो किडनी से बाहर नहीं निकलती हैं बल्कि लीवर के जरिए मेटाबोलाइज होती हैं और फिर वो बाइल में चली जाती हैं। समझ रहे हैं, आपने पढ़ा होगा बाइल डक्ट होती हैं, बाइल में चली जाती हैं, गॉल ब्लैडर में बाइल जमा रहता है तो वहाँ से बाइल निकलती है और फिर वो बाइल कहाँ जाता है? हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, और फिर वहाँ से उसको क्या है फीसेस के थ्रू टट्टी आदमी करता है तो वहाँ से बाहर निकाल देता है, पोटी करता है। तो ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है कि जब दवा इंटेस्टाइन में पहुंची फिर वहाँ से रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड में आ जाए, तो उसी को बोलते हैं इंटेरोहेपेटिक रिसाइकलिंग या सर्कुलेशन। तो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो रहा है यानी वापस से रीअब्जॉर्ब हो जा रही है दवा, तो वो किस चीज़ को बढ़ाएगी? तो वो बढ़ाएगी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को। ठीक है, दवा के एक्शन को बढ़ा देगी वो, ये वाला प्रोसेस। अगला क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक एलिमिनेशन इज। अभी आपने जीरो ऑर्डर काइनेटिक पढ़ा, अब यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ ड्रग एक फिक्स टाइम के अंदर क्या है बॉडी से एलिमिनेट होती है। हमने पीछे क्या पढ़ा था? फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ड्रग, और यहाँ पे क्या है फिक्स परसेंटेज ऑफ ड्रग क्या होती है हमारी बॉडी से एलिमिनेट होती है टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 10% या 15% क्या है हर एक घंटे के अंदर दवा क्या हो रही है हमारी बॉडी से निकल रही है। तो मान लीजिए पहले 100 था, 100 mg दवा थी सपोज दैट, तो पहले घंटे में 10 निकल जाएगा इसमें से, तो कितना mg बच जाएगी? 90 mg। अब इस 90 mg का अगले घंटे में 10% निकालेंगे तो 80 नहीं होगा बल्कि उसमें मतलब डिफरेंसेस आएंगे। फिर वो जो भी आएगा उसका 10% अगले घंटे में ख़त्म होगी, फिर अगले घंटे में 10% उसका ख़त्म होगी। तो वहाँ परसेंटेज के हिसाब से दवा जब मतलब हमारी बॉडी से एलिमिनेट होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक एलिमिनेशन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फिक्स्ड परसेंटेज। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीरो ऑर्डर ड्रग्स इंक्लूड। कह रहे हैं कि जीरो ऑर्डर ड्रग्स में कौन कौन सी दवाएं मतलब जीरो ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करती हैं? तो पैरासीटामोल ऑलवेज, या एथेनॉल, फेनिटोइन, या क्या कहते हैं पेनिसिलिन या डिजॉक्सिन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा एथेनॉल और क्या कहते हैं फेनिटोइन। ये सब जो दवाएं हैं हाई डोज में जब देते हैं फेनिटोइन को तब वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बायो अवेलेबिलिटी इज अफेक्टेड बाय। बायो अवेलेबिलिटी किसकी वजह से अफेक्टेड होती है? एब्जॉर्प्शन की वजह से, या क्या कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की वजह से, या बोथ ए एंड बी, या नन? मतलब किस पे डिपेंड करती है बायो अवेलेबिलिटी, किसकी वजह से कम ज़्यादा हो सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, क्या कहते हैं दोनों की वजह से, यानी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी और एब्जॉर्प्शन फैक्टर की वजह से भी। अगला क्वेश्चन हमारा, इंट्रावेनस ड्रग बायो अवेलेबिलिटी इज। इंट्रावेनस ड्रग में बायो अवेलेबिलिटी कितनी होती है? तो 100% होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लियरेंस इज डिफाइंड एज। क्लियरेंस को हम लोग किस तरीके से डिफाइंड करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा क्लियरेंस मतलब दवा जो मेटाबोलाइज हो गई हमारी बॉडी से बाहर निकल रही है, तो वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा क्लियर्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ, हम यहाँ पे इसको ऐसे कर दें CL, इसका मतलब क्या है वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा क्लियर्ड पर यूनिट टाइम। स्पेसिफिक टाइम के अंदर प्लाज्मा के अंदर से दवा मतलब, या कह सकते हैं कि वॉल्यूम कितना मतलब बॉडी से बाहर निकल रहा है, या आप कह सकते हैं कि दवा कितना बॉडी से बाहर निकल रही है। ठीक है,
आपको पता है किडनी का काम ही क्या होता है, पूरा फिल्ट्रेशन करने का, क्लियर करने का काम ही होता है। जैसे वाटर को हम लोग क्लीन करते हैं, ऐसे हमारी किडनी जो है वो हमारे ब्लड को क्लीन करने करती रहती है। तो कह रहे हैं कि हर स्पेसिफिक टाइम के अंदर कितना हमारा ब्लड जा रहा है, वहाँ पे कितना वो क्लीन हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाई क्लियरेंस ड्रग्स हैव। हाई क्लियरेंस ड्रग्स हैव, ये कह रहे हैं कि जिन दवाओं का क्लियरेंस ज़्यादा है, यानी ज़्यादा जल्दी जल्दी वो क्या है हमारी बॉडी से बाहर निकल रही हैं, तो उनका हाफ लाइफ लॉन्ग हाफ लाइफ होगा या शॉर्ट हाफ लाइफ होगा या नो मेटाबॉलिज्म होगा या नो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो उनका हाफ लाइफ क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट मतलब कि जल्दी से दवा हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगी, तो टोटल अमाउंट मान लीजिए 100 mg है, तो जल्दी जल्दी जब निकलेगी तो 50 mg आने में टाइम ज़्यादा लगेगा कम लगेगा। अगर क्लियरेंस तेज़ हो रहा है तो बड़ी जल्दी से हो जाएगा, तो हाफ लाइफ क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ब्लड ब्रेन बैरियर अलाउज। ये कह रहे हैं कि जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वो किस चीज़ को अलाउ करता है, किसको परमिशन देता है। पोलर ड्रग्स को, पोलर ड्रग मतलब ये चार्ज ड्रग्स है समझ लीजिए। ठीक है, लिपोफिलिक ड्रग्स को या लार्ज प्रोटीन्स को या ऑल ऑफ द एबो को। तो राइट आंसर हमारा क्या है, लिपोफिलिक ड्रग्स को, यानी वो दवाएं जो कि लिपोफिलिक हैं, यानी क्या कहते हैं फैट सोल्यूबल हैं, लिपिड सोल्यूबल हैं, लिपिड लवर हैं, उनको क्या है जल्दी से वो हमारी बॉडी से बाहर, वो क्या कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, उनको हमारे ब्रेन में जाने की परमिशन दे देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्लेसेंटल ट्रांसफर डिपेंड्स ऑन। प्लेसेंटा भी एक तरीके का बैरियर होता है, लेकिन कुछ चीज़ें उधर से फिर भी क्या है मतलब बाईपास करके जा रही है, उसको मतलब उसमें परमिएबिलिटी उनकी है, और वो क्या है एक तरीके से उसमें एब्जॉर्ब होके जैसे भी करके वो अंदर पहुंच रही है, प्लेसेंटा को क्रॉस करके जा रही है। तो कह रहे किस पे डिपेंड करता है ये, लिपिड सोल्युबिलिटी पे या मोलिकुलर वेट पे या प्रोटीन बाइंडिंग पे या ऑल ऑफ द एबो पे। तो राइट आंसर हमारा ऑल, इन तीनों चीज़ों पे क्या है डिपेंड करता है प्लेसेंटल बैरियर या ट्रांसफर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन इज अचीव्ड आफ्टर। स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन ये हमें कब मिलता है, ये कब हमें अचीव होता है। तो कहेंगे सर स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन होता क्या है, तो इसका मतलब ये है कि एक टाइम आता है, हमने मान लीजिए किसी को शुरू में 1000 mg दवा हमने शुरू में दे दी लोडिंग डोज, ठीक है, लेकिन फिर अब क्या होता है एक टाइम आता है कि हम उसको 1000 mg नहीं देते हैं बल्कि 500 mg देते हैं आगे चल के। ठीक है, लेकिन उतनी ही दवा बाहर निकल भी रही होती है बॉडी से, 500 mg एलिमिनेट हो रही है हर एक 8 घंटे में, और हर 8 घंटे में हम उसको 500 mg दे भी रहे हैं। तो समझ रहे हैं, तो ये जो मतलब एक तरीके से बराबर अब हर घंटे में इतना दे रहा है, मान लीजिए हमने पहले 1000 दिया, उसको 500 mg बॉडी से निकल गई, 500 mg हमने दे दिया, तो 500 लगातार बना हुआ है ना हमारी बॉडी के अंदर। तो ये एक कंडीशन आ जाता है जिसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। ठीक है, शुरू में तो मतलब जैसे हम लोग 1000 mg दिए, फिर मतलब क्या कहते हैं हमने उसको 500 mg 8 घंटे में दिया, तो शुरू में ऐसा होगा कि हो सकता है कि मतलब थोड़ा सा वो बढ़ जाए कंसंट्रेशन, लेकिन फिर एक टाइम आता है कि मतलब एकदम बराबर रहते हैं, जितना हम बॉडी में दवा डाल रहे हैं उतनी ही दवा बॉडी से बाहर निकल रही होती है, जितना हम दे रहे हैं उतना ही बॉडी से बाहर निकल रही होती है। समझ रहे हैं, तो ये इसको क्या बोलते हैं स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन। तो ये हमें कब अचीव होता है, फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद या सेकेंड हाफ लाइफ के बाद या 4 से 5th हाफ लाइफ के बाद या 10 हाफ लाइफ के बाद। हाफ लाइफ मतलब दवा मान लीजिए हमने 100 mg दिया, 1000 mg दिया था, तो उसका आधा खत्म हो गया, फिर क्या कहते हैं उस आधे का भी आधा खत्म होगा, फिर उस आधे का आधा खत्म होगा, ये होता है हाफ लाइफ में। यानी 1000 mg थी तो पता चला कि 8 घंटे के बाद वो दवा 500 mg रह गई, फिर 8 घंटे के बाद देखें तो वो दवा कितनी रह गई, 250 mg रह गई। तो इस तरीके से कई हाफ लाइफ जब होते हैं उसको अलग अलग उसको बोलते हैं, मतलब सेकेंड 2 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ, 4 हाफ लाइफ। तो ये कब होता है ऐसा, तो 4 से 5 हाफ लाइफ के बाद, और फिर हम दवा भी देते जा रहे हैं, तब हमें क्या मिलता है स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन अचीव होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा लोडिंग डोज डिपेंड्स ऑन। लोडिंग डोज किस चीज़ पे डिपेंड करता है। अभी कहेंगे सर लोडिंग डोज क्या है ये, तो ये लोडिंग डोज हमने आपको डिटेल में पढ़ाया था शुरू में ही। लोडिंग डोज का मतलब होता है कि वो दवा का अमाउंट जो थेरापेटिक एक्शन लाने के लिए दिया जाता है शुरू में। ठीक है, तो वो होता है, तो कह रहे हैं किस पे डिपेंड करता है, क्लियरेंस ओनली या वीडी ओनली या हाफ लाइफ ओनली या बायो अवेलेबिलिटी ओनली, किस पे डिपेंड करता है ये। तो ये वीडी ओनली यानी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। अगर दवा का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो हमें लोडिंग डोज बढ़ाना पड़ेगा, अगर वीडी कम है तो लोडिंग डोज हमें कम करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है मेंटेनेंस डोज डिपेंड्स ऑन।
ये कह रहे हैं मेंटेनेंस डोज किस पे डिपेंड करता है, क्लियरेंस पे या वीडी पे या एब्जॉर्प्शन ओनली या डिस्ट्रीब्यूशन ओनली। अब कहेंगे सर मेंटेनेंस डोज क्या होता है। तो जैसे कि मान लीजिए हमने एक बार किसी को शुरू में 1000 mg दवा दे दी, तो हर बार अब उसको वो शुरू में दिया जाता है ताकि एक थेरापेटिक मतलब एक्शन आ सके, दवा का एक इफेक्ट दिख सके। फिर बाद में हम दवा को कम कर देते हैं और बार बार जो डोज दिया जाता है, मान लीजिए अब हर 8 शुरू में 1000 mg दे दिया, फिर अगले 5 घंटे में 100 mg दे रहे हैं, फिर अगले 5 घंटे में 100 mg दे रहे हैं, फिर अगले घंटे में 500 mg दे रहे हैं। तो इसको बोलते हैं मेंटेनेंस डोज, यानी हमारी बॉडी के अंदर दवा का एक थेरापेटिक एक्शन बना रहे, उतनी दवा बॉडी में बनी रहे जिससे दवा का असर आता रहे। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है क्लियरेंस पे, यानी कितना बॉडी से बाहर निकल रही है दवा, उसी के हिसाब से हम दवा देते रहते हैं ताकि मेंटेनेंस बना रहे। अगला क्वेश्चन है ड्रग एक्यूमुलेशन अकर्स व्हेन। ड्रग एक्यूमुलेशन कब अकर होता है। एक्यूमुलेशन मतलब दवा बॉडी में जमा हो जाएगी, जब बॉडी में इकट्ठा हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, आदमी को टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन है डोजिंग इंटरवल इज लेस देन हाफ लाइफ। डोजिंग इंटरवल मतलब हाफ लाइफ से कम है। डोजिंग इंटरवल मतलब जैसे कि एक दवा हमने सुबह में दी, फिर उसके बाद जब दवा दोपहर में दे रहे हैं, तो बीच का जो टाइम है इसको बोलते हैं डोजिंग इंटरवल। हाफ लाइफ आप समझ ही रहे हैं कि कितने टाइम में दवा क्या है, मतलब आधा हो जा रही है। तो कह रहे हैं कि ड्रग एक्यूमुलेशन अकर्स व्हेन। ड्रग एक्यूमुलेशन कब होता है, कह रहे हैं कि डोजिंग इंटरवल जो है अगर वो कम है हाफ लाइफ से। दूसरा क्या है, डोजिंग इंटरवल क्या है, अगर वो ज़्यादा है हाफ लाइफ से। तीसरा है कि नो मेटाबॉलिज्म, कोई मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा। और चौथा है हाई वीडी, यानी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो आप खुद दिमाग लगाओ कि मान लो दवा 1 घंटे में क्या है, 1 घंटे में सपोज दैट दवा आधी हो जा रही है। ठीक, 1 घंटे में दवा जो थी वो कितना हो जा रही है, आधी हो जा रही है। अब हम 1 घंटे से पहले फिर दवा दे दें तो दवा बॉडी में एक्यूमुलेट होगी ना। फिर 1 घंटे से पहले फिर आधे घंटे में ही फिर उतना ही 100 mg हम दे रहे हैं, फिर अगले घंटे में 100 mg दे रहे हैं। हालांकि हमें देना चाहिए 8 घंटे के बाद, इसलिए कि 8 घंटे में दवा क्या हो रही है, आधी हो रही है। तो 8 घंटे के बाद हमें देना चाहिए, लेकिन हम क्या है मतलब 4 ही घंटे में दे रहे हैं, तो दवा एक्यूमुलेट होगी ना। तो डोजिंग इंटरवल जो है वो अगर कम है, क्या कहते हैं, हमारे हाफ लाइफ से, तब क्या होगा, मतलब एक्यूमुलेशन होगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है हिपैटिक फर्स्ट पास रेड्यूसेस। जो हिपैटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है तो वो किस चीज़ को कम करता है, तो वो कम करेगा बायो अवेलेबिलिटी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स। जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है तो वहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ये आता है हमारे एब्जॉर्प्शन के अंदर। ठीक है ना, जब एब्जॉर्प्शन होता है तो कई तरीक़ों से होता है। पैसिव होता है, यानी सीधे बिना कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी उसमें एनर्जी लगा के चीज़ों को, दवाओं को क्या है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। या आप कह सकते हैं कि जहाँ हमने दवा खाई है वहाँ से ब्लड में पहुँचाया जा रहा है, तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की, तो उसको हम लोग बोलते हैं ATP। ठीक है, तो किसकी ज़रूरत पड़ती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, ATP की। अगला क्वेश्चन हमारा पी ग्लाइकोप्रोटीन फंक्शंस एज। जो पी ग्लाइकोप्रोटीन है ये किस तरीके का फंक्शन करता है, अपटेक ट्रांसपोर्टर या ई फ्लक्स पंप या इंजाइम या रिसेप्टर, किस तरीके से काम करता है। तो राइट आंसर हमारा क्या है, ई फ्लक्स पंप। ये मान लीजिए हमारा सेल है, तो ई फ्लक्स का मतलब होता है अंदर ढकेलना, पंप करके अंदर भेजना किसी दवा को, किसी चीज़ को, उसको बोलते हैं ई फ्लक्स। और जो बाहर करे उसको आउट फ्लक्स बोलते हैं। तो ये जो पी ग्लाइकोप्रोटीन है ये किस तरीके का काम करता है, ई फ्लक्स पंप की तरह से काम करता है। अगला क्वेश्चन है रीनल एलिमिनेशन डिपेंड्स ऑन। जो हमारी किडनी के जरिए से दवा बाहर होती है वो किस पे डिपेंड करती है, GFR पे, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पे, फिल्ट्रेशन रेट पे, या ट्यूबुलर सिक्रेशन पे, या रीएब्जॉर्प्शन पे, या सब पे। तो रीनल एलिमिनेशन डिपेंड करती है सारों पे, तीनों चीज़ों पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा लिपोफिलिक ड्रग हैव। जो लिपोफिलिक ड्रग होती है, यानी हमारे क्या कहते हैं लिपिड के अंदर ज़्यादा सोल्यूबल होती हैं, तो उनके अंदर VD ज़्यादा होती है या कम होती है, या उसमें कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, उनका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, तो उनका VD ज़्यादा होता है। ठीक है, हाई VD होता है उनका। अगला क्वेश्चन है आयन ट्रैपिंग अकर्स इन। आयन ट्रैपिंग कहाँ पे अकर होता है। आयन ट्रैपिंग का मतलब ये है कि दवा क्या है, जो भी है वो दवा आयोनाइज्ड हो जाती है, यानी चार्ज हो जाती है किसी ऐसे फ्लूइड मीडियम में पहुंचने के बाद। हो सकता है वहाँ पे आयंस हों या कुछ ऐसे केमिकल्स हों जो उनको तोड़ के और आयोनाइज्ड फॉर्म में कर दे रहे हैं, यानी आयंस में उनको तोड़ दे रहे हैं। ठीक है, और फिर वो दवा वहीं पे क्या है एक्यूमुलेट होने लगती है, तो उसको बोलते हैं आयन ट्रैपिंग। तो ये कहाँ पे होता है, सेम pH इन्वायरमेंट में, या डिफरेंट pH कंपार्टमेंट में, या ओनली ब्लड में, या ओनली यूरिन में,
तो राइट आंसर हमारा क्या, डिफरेंट पीएच कंपार्टमेंट्स में, ऐसे कंपार्टमेंट में जहाँ पे पीएच डिफरेंट हो रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है कभी कुछ हो जा रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, आयन ट्रैपिंग होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ड्रग एलिमिनेशन इज प्राइमरीली वाया, जो ड्रग का एलिमिनेशन होता है वो प्राइमरी मतलब सबसे ज़्यादा मेनली कहाँ से होता है, लीवर एंड किडनीज, ठीक है ना, कहाँ से होता है, लीवर उसका मेनली मेटाबॉलिज्म करता है और किडनी उसको क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ए ड्रग विद लॉन्ग हाफ लाइफ रिक्वायर्स, ये कह रहे हैं कि जो एक कोई दवा है जिसका हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा है, लंबा हाफ लाइफ है, जल्दी से वो दवा बॉडी से बाहर नहीं निकल रही है, यानी वो बॉडी में घूमती रह रही, हाफ लाइफ उसका बहुत ज़्यादा है, तो उसमें हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, फ्रिक्वेंट डोजिंग की, यानी बार बार डोज देना पड़ता है, या लेस फ्रिक्वेंट डोजिंग, या बहुत देर देर से हमें दवा देनी पड़ती है, या नो डोजिंग एडजस्टमेंट, या आईवी ओनली, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, यानी बहुत कम हमें दवा देनी पड़ेगी। हिपैटिक मेटाबॉलिज्म इंक्रीजेज, ये कह रहे हैं कि जो हिपैटिक मेटाबॉलिज्म है वो किस चीज़ को बढ़ाता है, ठीक है, तो हिपैटिक मतलब लीवर के जरिए से मेटाबॉलिज्म होता है, तो वो दवा के अंदर किस चीज़ को बढ़ाता है, लिपिड सोल्युबिलिटी या वाटर सोल्युबिलिटी या टॉक्सिसिटी या वीडी, तो वो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वाटर सोल्युबिलिटी, वो दवा के वाटर सोल्युबिलिटी को बढ़ा देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एडीएमई स्टडीज इज, ये कह रहे हैं कि जो हम लोग एडीएमई को पढ़ रहे हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन, इसको पढ़ने का मतलब क्या खास महत्व क्या है, इसके ज़रिए से हम क्या चाहते हैं, क्या हमको मिलता है, तो ड्रग मार्केटिंग या ड्रग पैकेजिंग, सेल्फ लाइफ ओनली, नहीं, बल्कि राइट आंसर क्या है, डोज ऑप्टिमाइजेशन एंड सेफ्टी, इससे हमें ये पता चलता है कितनी दवा हमें देनी है और कितनी दवा कब सेफ है, तो ये सब चीज़ों को पता लगाने के लिए हमें क्या पढ़ा जाता है, एडीएम में, ठीक है ना, दवा ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है, कम एब्जॉर्ब हो रही है, क्लियरेंस कितना है, उसका हाफ लाइफ कितना है, डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, वीडी कितना है, ये सारी चीज़ें, जीरो ऑर्डर काइनेटिक है या क्या कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है, ये सारी चीज़ें पढ़ने से हमें क्या पता लगता है कि डोज को हमें कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, कितना कब देना है, ज़्यादा देना है, कम देना है, ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। तो ये 40 क्वेश्चन हो गए हैं, इस पार्ट के अंदर हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर 40 क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर ये हमारी कोशिश अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करिए, और अगर कोर्स को परचेज़ किया है तो कोर्स को भी लाइक कर लीजिए। थैंक यू सो मच।